स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम अपना क्या कर रहे हैं, जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है, उसका सेकंड चैप्टर कर रहे हैं प्राणियों में पोषण, जिसमें हमारा चला हुआ है मानव में पाचन किस तरीके से होता है। उसमें हम अभी तक क्या क्या कर चुके हैं। मुख गुहिका, पाचन नली जो थी उसको भागों में बांटा गया था, 6 भागों में, जिसमें से मुख गुहिका हम पढ़ चुके, ग्रास नली या ग्रसिका को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, अमाशय को हम पढ़ चुके हैं बेटा। आज हम पढ़ेंगे शुद्रांत को, ठीक है। तो हमारा अभी तक बेटा जो ये मुंह था, मुख, तो तुम्हें ये पता चला हमारे मुख के अंदर लार द्वारा किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। फिर हमारे अमाशय के अंदर किसका पाचन होता है, प्रोटीन का, ठीक है। जैसे जो दाल खाई बेटा हमने, दाल में प्रोटीन होता है तो उसका पाचन कहाँ होगा, हमारे अमाशय के अंदर। रोटी खाई बेटा, रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है तो रोटी का जो पाचन होगा वो मुख के अंदर होगा, ठीक है। अब उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं शुद्रांत के बारे में, ठीक हो। शुद्रांत क्या है, ये इसको बोलते हैं छोटी आंत। तो अमाशय से जो भोजन है बेटा वो यहाँ से होते हुए छोटी आंत में चला जाता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो देखो क्या होता है बेटा, कैसे पाचन होता है। ये दांत, जीभ और इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। किसी ने नहीं पढ़ा है बेटा तो पढ़ लेना। आज हम अपना पार्ट 5th करने जा रहे हैं, ठीक है। ये रही हमारी शुद्रांत, ये पार्ट 5 है, ओके। पहले पार्ट 4 हो चुके हैं ऑलरेडी। और अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आता है तो प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। देखो शुद्रांत जो है 7.5 मीटर लंबी होती है, ठीक है। तो देखो ये कितनी लंबी होती है, 7.5 मीटर लंबी। अब 1 मीटर कितना होता है बेटा, 1 मीटर तुम ऐसे लगाओ, जो तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी मम्मी का ये हाथ और ये कंधा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 1 मीटर। अपनी मम्मी का माप के देखना, या किसी का भी, मतलब बड़े अपने घर में जो भी है उनका एक पूरा हाथ और दूसरे शोल्डर तक, इतना जो है क्या होता है बेटा, 1 मीटर। और ऐसे ये क्या है, 7 मीटर लंबी है और आधी मीटर और लंबी है, 7.5 मीटर लंबी है। तो कितनी लंबी है, फिर भी हमारे इतने छोटे से अमाशय मतलब उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। हमारा जो ये पेट वाला हिस्सा है इसमें ये आई हुई होती है। तो अब क्या है, सबसे लंबी भी है। और याद रखना यह यकृत और अग्नाशय से क्या करती है, स्त्राव प्राप्त करती है। यानी कि जो यकृत है और अग्नाशय है उनसे क्या लेती है, ये पाचक रस लेती है, जो कि वहाँ पर निकलते हैं। देखो मैं दिखाती हूँ कहाँ पर है यकृत और अग्नाशय। देखो ये क्या है बेटा, ये पाचन तंत्र का जो डायग्राम है ये भी तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर यकृत कौन सा है, ये तुम्हारा ये वाला हिस्सा ना जिसको लीवर बोलते हैं, ये है यकृत पूरा का पूरा, ठीक है। इससे जो रस निकलता है बेटा वो इस वाली छोटी सी थैली में, जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं, इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। इसको हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ से जो रस आता है वो, और ये है हमारा अग्नाशय, ओके। मैं कलर चेंज करती हूँ। ये वाला हिस्सा हमारा अग्नाशय है और ये वाला हिस्सा हमारा बेटा क्या है, यकृत। इन दोनों से जो रस निकलते हैं वो हमारे कहाँ जाते हैं, इसके अंदर जाते हैं, शुद्रांत के अंदर, ठीक है। इन दोनों से ये क्या पाचक रस को ग्रहण करती है, ठीक है। और ये क्या है, ग्रंथियाँ, यकृत ग्रंथि है, ये अग्नाशय ग्रंथि है। और एक और ग्रंथि पड़ी थी जो हमारे मुख के अंदर थी, कौन सी थी, लाला ग्रंथि, ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या है बेटा, ये हमें पता चल गया ये क्या करती है, पाचक रस को ग्रहण करती है, कहाँ से, यकृत से और अग्नाशय से, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति में क्या है, कुछ खुद का भी रस स्त्रावित होता है। जो इसकी भित्ति होती है बेटा इसमें भी खुद से भी क्या होता है, कुछ रस स्त्रावित होता है, ओके। अब इन सब की सहायता से ये क्या करती है, भोजन को पचाने का कार्य करती है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। ये कैसे रंग का होता है बेटा, गहरे लाल और भूरे रंग का होता है, ठीक है, ग्रंथि है ये भी, जो उदर के ऊपरी में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यानी कि बेटा तुमने अभी देखा ये कहाँ थी, ये हमारे उदर, उदर क्या है, हमारा पूरा पेट। ये तो अमाशय सा छोटा सा तो क्या होता है बेटा, ये इसको हम बोलते हैं पेट, अमाशय, और ये पूरे को क्या बोल देते हैं हम, उदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस उदर में हमने सबसे ऊपर देखी दाहिनी साइड, ये हमारी क्या है, सॉरी दक्षिणी साइड, ठीक है। मतलब कि इस साइड पर थी ना ये ऊपरली, ऊपर हिस्से में उदर का, ये पूरा उदर है, इसके ऊपर हिस्से में यहाँ पर यकृत था, ठीक है। और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखो। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बेटा, सबसे बड़ी ग्रंथि है तुम्हारी यकृत। और सबसे क्या नाम है, चौड़ा जो भाग होता है आहार नली का, सबसे चौड़ा भाग कौन होता है, अमाशय, हमने अभी पढ़ा था,
ठीक है। और सबसे जो क्षुद्रांत है सबसे लंबी, ये तो बड़ी ग्रंथि थी, ठीक है। और जो तुम्हारा क्षुद्रांत है वो क्या है, 7.5 मीटर लंबी है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब जो इससे रस निकला उसको क्या बोलते हैं बेटा, पित्तरस बोलते हैं, ठीक है। ये पित्तरस को क्या करती है, स्त्रावित करती है यकृत ग्रंथि। लीवर से जो जूस निकलता है बेटा वो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है, ठीक है। और जो लीवर से या यकृत से जो जूस निकल रहा है वो कहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, पित्तरस, जो थैली छोटी सी मैंने गुब्बारे जैसी दिखाई थी उसमें। कई बार तुमने सुना होगा पित्त की थैली निकाल देते हैं किसी के ऑपरेशन के द्वारा, उसमें पथरियाँ हो जाती हैं, तो इसके कारण क्या होता है, उस इंसान को भोजन पचाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये एक थैली के रूप में संग्रहित होता रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उस थैली को हम पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है। पित्त की थैली बोल लो या पित्ताशय बोल लो। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में हो रहा था, प्रोटीन का आमाशय में, और जो वसा है बेटा उसको पचाने में कौन मदद कर रहा है, जो यकृत से आने वाला पित्तरस है, और ये छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत के अंदर होता है, ठीक है। अब अग्नाशय हल्के पीले रंग का होता है। अग्नाशय जो हमने अभी लंबा सा देखा था बेटा, इस तरीके सा बीच में संरचना अमाशय के पास, ये हमारा अग्नाशय थी। अब ये हल्के पीले रंग की होती है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें कलर नहीं दिखाया है पर ये पीले रंग की होती है, जो अमाशय के ठीक नीचे होती है। ये हमारी क्या होती है, अमाशय के ठीक नीचे होती है, ओके। देखो, ये हमारा यकृत तो ऊपर था अमाशय के, यहाँ था, अमाशय के इस साइड था, और ये अमाशय के ठीक नीचे होती है, ये वाला अग्नाशय होती है। इससे भी पाचक रस निकलता है, ठीक है। और ये भी कहाँ जाता है, हमारी छोटी आंत के अंदर जाता है, ओके। अब इसको क्या बोलते हैं, जो इससे निकलने वाला रस है उसको हम अग्नाशयिक रस बोलते हैं। इसको पित्तरस बोल रहे थे यकृत से निकलने वाले को, इसको अग्नाशयिक रस बोलेंगे। ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है, यानी कि इन दोनों के पाचन में मदद करता है। आधा आधा तो पच गया था अमाशय के अंदर, और हमारे मुख के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है थोड़े थोड़े पच चुके थे, लेकिन पूर्णतः पाचन के लिए ये अग्नाशय रस मदद करता है। इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन यहाँ क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुँच जाता है। अब जो ये क्षुद्रांत थी बेटा, क्षुद्रांत तो काफ़ी लंबी है, हमने देखा, तो आधा तो यहीं पाचन हो गया, जो बचा आंशिक आधे रूप से बच गया बिना पचा हुआ भोजन, वो इसके निचले हिस्से में चला जाता है, छोटी आंत के, और वहाँ पर क्या होता है, इसका पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। यानी कि हमारा जो भोजन है, कुल मिलाकर तुम ये कहोगे पूर्णतः पाचन हमारे शरीर में भोजन का कहाँ पर होता है, छोटी आंत के अंदर, ठीक है। तो सबसे मतलब भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर होता है, जहाँ आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। तो जहाँ पर ये आंत रस होता है वो क्या करता है, पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है, यानी कि हमारे भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब ये देखो, जब भोजन का पाचन हो गया तो कौन किस में बदल गया, जो कार्बोहाइड्रेट था वो ग्लूकोज में बदल गया, जो वसा था बेटा वो वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल गया, प्रोटीन बेटा अमीनो अम्ल में बदल गया। याद रखना है, ये कार्बोहाइड्रेट तो जो था वो किस में बदल गया बेटा, ग्लूकोज में, ठीक है। और प्रोटीन जो था बेटा वो तुम्हारा अमीनो अम्ल में बदल गया, यही आ जाता है ऐसे, अमीनो अम्ल में बदल गया, ठीक है। उसके बाद जो वसा था बेटा वो किस में बदल गया, वसा अम्ल में, ओके, और ग्लिसरॉल में बदल गया। तीनों का पाचन होकर इस रूप में बदल गए, जो कि हमारे शरीर को आसानी होती है इसको ग्रहण करने में, ठीक है। अब जो ये परिवर्तित भोजन है वो क्या होएगा उसका, इससे पहले एक चीज़ पढ़ो तुम, एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। अब ये जो हम इतनी कार्य पढ़ रहे हैं, आमाशय में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये पता कैसे चला, तो बेटा सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मोर्टिन नामक एक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह घायल हो गया था, ठीक है। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया, यानी कि उसको यहाँ पर गोली लगी थी, इसकी वजह से उसके वहाँ घाव हो गया था, और अमाशय में एक छिद्र हो गया, जो उसका अमाशय था बेटा उसमें क्या हो गया, एक छिद्र हो गया था उस गोली की वजह से। उसे विलियम ब्यूटामोंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। फिर उस व्यक्ति को कहाँ गया, एक चिकित्सक के पास, अमेरिका का जो चिकित्सक था, डॉक्टर था, उसके पास ले गए, जिसका नाम क्या था, ब्यूटामोंट, ठीक है, ब्यूमोंट था। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु अमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका। अब उसने उसकी जान तो बचा ली, पर ये छिद्र जो है उससे बंद नहीं हो पाया अच्छे तरीके से।
तो उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। अब छिद्र को उसने क्या किया, पट्टी से ढक दिया। ब्यूमोंट को छिद्र में से अग्नाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। अब उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं ये झांक कर देखूं कि अमाशय के अंदर है क्या क्या। ठीक है, तो ब्यूमोंट ने छिद्र में से देखा अंदर झांक कर, तो उसने कुछ रोचक प्रेक्षण पाए। मतलब झांक के कैसे, खुद से झांक के नहीं देखा, उसने एक छोटा सा कैमरा उसके अंदर डाल के देखा। ब्यूमोंट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा है। जैसे हम दूध को नहीं बिलोते मिक्सी में जूस के लिए, फ्रूट्स जो आपस में क्या होते हैं, घूम घूम कर मंथन करते हैं, ऐसे ही क्या हो रहा था, अमाशय के अंदर भोजन भी इस तरीके से बेटा मिक्स हो के मंथन हो रहा था उसका। इसकी भित्ति से तरल स्त्रावित हो रहा था, और जो हमने कहा रस निकलता है इसकी भित्तियों से वो रस निकल रहा था। जैसे हमारे मुख के अंदर लार निकलती है और हमारे भोजन में मिक्स होती है, ऐसे अमाशय में हो रहा था, जो भोजन को पचा रहा था। उसने यह भी देखा कि अमाशय शुद्रांत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। उसने ये देखा, अब देखो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये भोजन जब ग्रस नली से अमाशय में आया तो पहले भोजन में यहाँ प्रोटीन का पाचन होता है, तब तक ये वाला हिस्सा बंद रहता है जो छोटी आंत की तरफ खुलता है। जैसे यहाँ पाचन पूरा हुआ तो ये खुल जाता है और यहाँ से भोजन फिर छोटी आंत में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पता चल पाया था अमाशय में किस तरीके से भोजन हुआ। अब हमने ये जान लिया छोटी आंत के अंदर भोजन क्या हो गया, पूर्णतः पाचित हो गया। उसके बाद अब उस पचे हुए भोजन से जो छोटे छोटे सरल पदार्थ बन गए, तो अब उनका क्या होगा, उनका अवशोषण होगा। जैसे पेड़ क्या करते थे बेटा, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचाते थे, ऐसे ही हमारी छोटी आंत के अंदर कुछ छोटे छोटे से रुएं होते हैं, जो क्या करते हैं, उस पाचक रस को अवशोषित करते हैं। और वो जो ये रुएं होते हैं, ये हमारे कहाँ खुलते हैं, हमारी उसमें खुलते हैं, रक्त की नलिकाओं में, जिससे वो पाचक रस हमारे रक्त में मिल जाता है और शरीर के सभी भागों में चला जाता है। तो अब पढ़ लेते हैं वो कैसे होता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। रुधिर वाहिकाओं मतलब रक्त की जो नलियां हैं उनमें चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या किया, जो ये भित्तियाँ थी इसकी, ये देखो मान लो ये मैंने छोटा सा बनाया, इसमें क्या थी बेटा, इस तरीके के ऐसे ऐसे संरचना होती है इसकी आंतरिक भित्ति के अंदर। ठीक है, छोटी आंत की, यहाँ पे जो पाचक रस था यहाँ पे बह रहा था वो, तो जो ये छोटी छोटी सी ये चीज़ें थी बेटा, संरचनाएं थी, ये इस पाचक रस को अपने में क्या कर लेती है, सोख लेती हैं। सोखने के बाद ये क्या करती हैं, इसको रक्त नलिकाओं में प्रवाहित कर देती हैं। ठीक है, और शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर क्या होती है, उंगली नुमा संरचनाएं उभरी होती है। जैसे ये इस तरीके की बेटा ऐसे लगा लो, ये इसकी आंतरिक दीवार थी, दूसरा हिस्सा ये है। ठीक है, उसमें भी इस तरीके से क्या होती है, ये मैंने बड़ी करके तुम्हें दिखा दी, छोटी आंत के अंदर का हिस्सा है ये। यहाँ पर ये उंगली नुमा जो संरचनाएं हैं, ये क्या करती हैं, जो पाचक रस इसके बीच में बह रहा है उसको ये सोख लेती हैं, और सोखने के बाद इसको कहाँ छोड़ देती हैं, रक्त के अंदर छोड़ देती हैं। अब रक्त में इसका क्या होता है, रक्त से हमारे शरीर के सभी भागों में चला जाता है। ठीक है, और जो ये उंगली नुमा संरचनाएं हैं बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, दीर्घरोम या रसांकुर इनको बोलते हैं। याद रखना, इनको क्या बोलते हैं, दीर्घरोम या रसांकुर। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत में क्या भूमिका है, तो इनकी बेटा क्या भूमिका है, उस जो पाचक बच गया था भोजन का अवशोषण के लिए मदद करती हैं ये। ठीक है, और उनको अक्षेत्र प्रदान करती हैं बहुत बड़ा, जिससे कि वो आसानी से पूरा का पूरा पाचक रस इससे अवशोषित हो सके। ठीक है, दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल अक्षेत्र को बढ़ा देता है। ये क्या कर देता है बेटा, अक्षेत्र प्रदान कर रहा है। जितनी लंबी होगी इतने हिस्से से क्या होगा, पाचक रस इसमें सोख पाएगी ये। ठीक है, छोटी सी होगी तो थोड़ा सा ही सोख पाएगी, जितनी बड़ी बड़ी होंगी उतना ज़्यादा ये क्या कर पाएंगे, उसको सोख पाएंगे। ठीक है, अवशोषित कर पाएंगे। तो ये अक्षेत्र प्रदान करता है अवशोषण के लिए भोजन के। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। जो ये दीर्घरोम थी बेटा, ठीक है, इस तरीके से, अब इनके अंदर क्या थे, छोटी छोटी सी रक्त नलिकाएं थी, जिससे इन्होंने जो भी अवशोषित किया इन रक्त नलियों में प्रवाहित हो गया और ये हमारे शरीर में चला गया। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ये याद रखना कि भोजन का अवशोषण कहाँ से होता है, दीर्घरोम की सतह से। ठीक है, यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में कर दिया जाता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, जटिल पदार्थों को बनाने मतलब कि हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जो भी चाहिए गए, ठीक है, पोषक तत्वों से हम फिर अपने शरीर की वृद्धि के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो बनाने में इनका प्रयोग करते हैं। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण।
ठीक है, क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं, जहाँ पर क्या होता है, जो हमने भोजन अवशोषित किया वो रक्त वाहिकाओं में मतलब कि क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया और वहाँ से इसका जटिल पदार्थों को बनाने में प्रयोग हुआ। अब कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, अवशोषण नहीं होता, वो वृद्धांत में भेज दिया जाता है। अब तुम यहाँ देखो, जो भोजन अवशोषित हो गया वो तो हमारा रक्त में चला गया और रक्त में ही हमारी ऑक्सीजन होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, वो ऑक्सीजन हमारे भोजन के साथ मिलकर उसका विखंडन कर देती है और विखंडन होने से हमें क्या मिलती है बेटा, ऊर्जा मिलती है। जैसे हम भोजन खाते, तुम देखोगे जब तुम किसी चीज़ का फास्ट रखते हो तो तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं रहती, क्योंकि भोजन नहीं खाया तो तुम्हारे शरीर में ऊर्जा नहीं निकली। जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन से जो रस निकला वो रक्त में मिला, रक्त में ऑक्सीजन भी होती है, ऑक्सीजन उसका क्या करती है, उसको तोड़ती है और वहाँ से तोड़ने से उससे ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा से हम कोई भी कार्य कर पाते हैं, ठीक है। अब ये तो रही बात ये। अब जो अवशोषित हुआ था उसके बाद भी तो कुछ चीज़ बच गई होगी, जैसे तुम कई बार खाना बनाते हो, सब्जियां छीलते हो तो नीचे कुछ कचरा भी बच जाता है, तो वो तो फेंकना पड़ता है। तो हमारे शरीर में जो कचरा बच जाता है वो कहाँ जाता है, तो बेटा वो छोटी आंत से कहाँ जाता है, बड़ी आंत में, ठीक है। तो बड़ी आंत का क्या कार्य है बेटा, अब उसको हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, इसको 1-2 बार और देखना। स्वांगीकरण समझ लो, जो भोजन का अवशोषण हुआ है, अवशोषण के पश्चात वो रक्त में हमने प्रवाहित किया, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वांगीकरण कहलाती है। यानी कि अवशोषित भोजन का स्थानांतरण क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।